किसी का बाप भी चेंज नहीं कर सकता। बिल्कुल। That's what he says. Let's ask Mr. Akhilesh Katyar of the Samajwadi Party whether he believes them or not. Akhilesh Katyar साहब नमस्कार। नमस्कार राजीव साहब, नमस्कार प्रदीप जी, कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास सर आप छा गए सर, आप तो चमक रहे हैं आज बड़े, क्या बात है, क्या है, बड़े खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि पहले चरण में सभी गैर भारतीय जनता पार्टी गैर बीजेपी जितने भी संगठन है सबको लग रहा है कि भाई ये तो बहुत बढ़िया है, ओपनिंग बैट्समैन आपके बहुत अच्छे काम किए हैं लग रहा है, तो इसका मतलब बाकी इनिंग्स भी ऐसी जाएगी सर, क्या लग रहा है आपको? राजीव साहब, हमने ये शायद हमारा आपके साथ तीसरा प्रोग्राम है जी, और इससे पिछले प्रोग्राम में चौथा प्रोग्राम है। मैंने इससे पिछले प्रोग्राम में भी इस बात का जिक्र किया था कि जो हालत 10 साल में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में इस देश की हुई है जी, आम आदमी बीजेपी के खिलाफ वोट करेगा। हम ये नहीं कहते कि हमारे कहने पे ये हुआ है, नहीं, जो बेरोजगारी, जो भ्रष्टाचार, जो किसानों की बदहाली और जो फैसले जो 10 साल में इस देश को जिस रास्ते पे जाना था, जितनी दूरी हमें तय करनी थी, वो तय नहीं हो सकी, जिसका दुष्परिणाम इस देश का आम आवाम बर्दाश्त कर रहा है, उसके वजह से ये दिक्कत है। कटियार साहब, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये बीजेपी का एक टैगलाइन हो गया है पूरे देश में और पूरे कोना कोना से यही गूंज जिस प्रकार से बीजेपी का कहना हो रहा है। सूर्य तिलक जिस प्रकार 500 सूर्य तिलक राम लल्ला के माथे पर जिस प्रकार से लगा, वो पवित्र जो क्षण था, मोदी जी का कहना है कि 500 साल में ये कभी प्राप्त जो हुआ है 500 साल के बाद जो हुआ है, इट्स अ फैंटास्टिक अचीवमेंट। उन्होंने कहा कि गठबंधन गठबंधन हमेशा सनातन धर्म के खिलाफ था और उन्होंने तरह तरह के कांग्रेस से लेके कोर्ट से लेके एक एक चीज का उदाहरण दिया और आप पे उन्होंने कहा कि आप जिस प्रकार से आप लोग कहते हैं कि कृष्ण भगवान यदुवंशी आप हो, यदुवंशी हो, मगर जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने आलोचना किया, मोदी जी ने पानी के नीचे द्वारका में कृष्ण का पूजा किया भगवान का, उनका भी आलोचना राहुल गांधी जी ने किया। यदुवंशी होने के बावजूद आप आज भी राहुल गांधी जी के साथ वही प्लेटफॉर्म में खड़े हो, वही प्लेटफॉर्म में हाथ डाल के खड़े हो, यूनाइटेड इंडिया अलायंस। तो ये क्या है कटियार साहब? प्रदीप जी, हम लोग भारतीय संविधान को मानने वाले लोग हैं और भारत का संविधान अंधविश्वास, पाखंड और चमत्कार के खिलाफ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अंधविश्वास हटाइए, पाखंड हटाइए, ये चमत्कारी बातें हटाइए, विज्ञान को स्थापित करिए। और अगर राहुल गांधी जी ने वैज्ञानिक तथ्यों पे आधारित कोई अपनी राय मशवरा दिया है तो उसको एक हेल्दी एक कन्वर्सेशन के तौर पे, उनके अपने ओपिनियन के तौर पे देखना चाहिए। उस पर आरोप कहां से? उस राहुल गांधी जी के विचार पे हम यदुवंशी है, हम कौन वंशी है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी को बताने की जरूरत है प्रदीप साहब ने जी। लेकिन यहां पर एक और चीज है सर, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसके ऊपर पहले भी डिस्कशन हो चुका है, लेकिन मैं चाहूंगा इसके ऊपर जरा आप विस्तार से बताएं अभी, क्योंकि आप तो वही हैं, एक एक चीज आपको मालूम है, हर चीज के ऊपर लोगों की नब्ज के ऊपर आपकी उंगली है, आपको एक एक चीज मालूम है। जैसे गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कैराना, बिजनौर, यहाँ पर जो ठाकुर राजपूत गुस्सा था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उसका क्या हशर होने वाला है सर, वो जरा बता दें। सर, वो सारी कम्युनिटी बीजेपी के खिलाफ उसने वोट किया है जी। और ये राजस्थान यूपी अकेले में नहीं है, ये आपने गुजरात में भी देखा है, जो ठाकुर कम्युनिटी है उसने गुजरात में भी खिलाफ था, आंदोलन किया और यहां तक कि राजीव साहब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय घेर लिया था। बहुत मुश्किल से वो मामले को रफा दफा किया गया है। राजस्थान के कई जिलों में छोटे छोटे छुटपुट आंदोलन देखे गए राजपूत समाज के। वो ये मानते हैं कि ये जो सरकार है ये किसी समाज विशेष की पक्ष में नहीं है, वो उस तरीके का मामला नहीं है और वो समाज असंतुष्ट होकर उन्होंने बीजेपी को हराने के लिए मतदान किया है, एक बात।
और दूसरी बात, इससे पहले जो प्रदीप साहब ने एक बात कही थी, जो जिसपे मैं नहीं बोल पाया, कि ये 500 साल का मामला है, जो जी, राम जी। को लेके आए हैं हम उनको लेके आएंगे। राजीव साहब, क्या भगवान राम जो हिंदू विचारधारा को, जो सनातनी विचारधारा को जो मानने वाला वर्ग है, क्या वो इस बात को भरोसा करेगा कि ये राम को लेके आए हैं? राम जो सनातन है, सनातन का मतलब ही राजीव साहब ये होता है जो सदा से है। जी। सनातन का मतलब सदा से है, धर्म सदा से है। तो आप इसमें क्या ऐड कर रहे हो भाई? आपका कोई रोल नहीं है। और हजारों साल से ये, सैकड़ों साल से ये मान्यता रही है कि कड़कड़ में राम बसते हैं। तो ये साहब किस, जो हिंदू विचारधारा को मानने वाले, सनातन को मानने वाले, किस आदमी को ये बात गले उतरेगी कि ये राम को लेके आए? जब सारे शंकराचार्य, सारे धर्म गुरु जिस तरीके से भारत की, भारतीय जनता पार्टी और जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में जो राय रखी है, पूरे देश ने सुना है राजीव जी, वो बातें उस पर हम आप कहेंगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। जितने भी संत समुदाय है, धर्म जो शंकराचार्य है, उन्होंने क्या क्या कहा है। तो ये जो समाज है ये जानता है कि आप एक झूठ को 1000 बार बोलो तो ये सच साबित करने के लिए उस झूठ पे होते हैं, लेकिन अब सच नहीं हो सकता राजू। तो अभी अभी हाल ही में अखिलेश यादव जी एक सभा में बोल रहे थे और उन्होंने बहुत खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा कि भाई देखो, मुझे इज्जत और दिल दोनों दिख रहे हैं इस तरफ, और इस बार दिमाग भी दिख रहा है। इज्जत, दिल और दिमाग, तीनों चीज की बात कही उन्होंने। इज्जत यानी वो राजपूतों वाली पगड़ी, वो पहन करके लोग वहां पर थे जिनका दिल बदल गया और अब उनके दिमाग में आ गया कि असल में कौन उनके साथ खड़ा है। ऐसा अखिलेश यादव जी ने बोला। लेकिन आप मुझे ये बताइए, 10 से 13% है राजपूत, ठाकुर राजपूत वोट जो है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी टस से मस नहीं हो रही साहब। पुरुषोत्तम रूपाला साहब की टिकट वैसी है, ज्यों की त्यों है, फिर भी वो खड़े हो रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है भैया तुमने जितना मर्जी एजुटेशन करना हो, कुछ भी करना हो, जितनी महापंचायत करनी हो, हम तो अपने आदमी के साथ खड़े हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा वो ठीक है क्या? सर बताएं कटियार साहब। जो राजीव साहब, जो टस से मस की बात आई जी, वो टस से मस होते दिखे हैं। भारत, हमारे वर्तमान में जो प्रधानमंत्री महोदय हैं, वो टस से मस हुए हैं सर। वो मुद्दों से हटके मुस्लिम और हिंदू की बात कर रहे हैं जी। तो ये आप इसको यूं ही डालें। पहले चरण में हुए वोटिंग में जो सत्ता के खिलाफ आम आवाम ने जो मतदान किया है, ये उसका प्रभाव है राजीव साहब। आप प्रधानमंत्री को किसी भी तरीके से वो हिंदू मुस्लिम चाहिए, क्योंकि और कोई चीज काम नहीं आ रही है। अब वो तो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और डीएमके और टीएमसी की सरकार अगर आ गई, यानी इंडिया अलायंस की, वो तो औरतों के मंगल सूत्र भी उठा उठा के उनको भी जाकर के मुसलमानों को दे देंगे, मतलब घुसपैठियों को दे देंगे, रोहिंग्या को दे देंगे, ऐसा कुछ है। कुछ ऐसा करने वाले हैं आप क्या? अब राजीव साहब, इससे इस बयान आप क्या औरतों के मंगल सूत्र लूटने वाले हैं? अगर आप सरकार में आ गए, पूछ रहा हूं आपसे। स्त्री धन भी लूटेंगे आप स्त्री धन भी लूट लेंगे। आप लोग लुटेरे हैं सर, लुटेरे हैं आप लोग। राजीव साहब, डॉक्टर अंबेडकर का एक बयान है, अगर आप जरूर, आपको उन्होंने लिखा है, हमारे आदर्श है, उन्होंने लिखा है कि हम किसी की समाज की उन्नति इस बात से नापते हैं कि उस समाज में महिलाओं ने विकास कितना किया है। और राजीव साहब, आज हम आपसे जो संवाद कर रहे हैं, मैं फर्रुखाबाद में हूं, जो लोहिया जी की कर्मभूमि थी। हाँ, कमाल है जी। तो लोहिया जी यहीं से संसद में जो एक बार गए, वो इसी सीट से गए थे। मैं वहीं से आपके साथ जो मुखातिब हूं। और समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचार या मानववादी विचार या अम्बेडकरवादी लोग हमेशा इस बात को मानते हैं कि महिलाओं का सम्मान हमारी पहली प्राथमिकता है। और हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, ये जान के हम तय नहीं करते कि किससे क्या लूटना है, किससे क्या देना है। नहीं,
हम तो भारत के नागरिक जान के, मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम भारत का जो संविधान किसी भी संप्रदाय, किसी भी धर्म, किसी भी विचार को जो मानने की आजादी देता है, हम भारत के संविधान की मूल आत्मा के अनुसार काम करते हैं जी हमारा फैसला जात धर्म संप्रदाय से नहीं हो सकता। राजीव साहब, जी। हम समाजवादी लोग हैं। जी, ये फर्रुखाबाद वही मतलब जहां सलमान खुर्शीद साहब हुआ करते थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जी जी, सलमान खुर्शीद साहब यही है। कल उनके साथ सुबह मेरा मिलना है। जी। ये सलमान खुर्शीद, माननीय लोहिया जी यहाँ से रहे, फिर एक बार संतोष भारती जी भी यहाँ से जीते संतोष थे। भारतीय जी भी आए थे। जी हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। जी, जी, जी। और अभी तो तो वो क्या आपके नाम है उनका, मुकेश राजपूत जी हैं शायद। मुकेश राजपूत जी अभी है, लेकिन समाजवादी पार्टी से डॉक्टर नवल किशोर साक्य उनके अपोजिशन में लड़ रहे हैं। जी, तो क्या लग रहा है इस बार, सिर्फ अगर फारूकाबाद के बारे में बताएं तो क्या लग रहा है अभी वही हैं आप? उत्तर प्रदेश में सर, जो बात मैंने कही थी कि बीजेपी 10-15 सीटों के लिए संघर्ष कर रही है, 60-70 के लिए नहीं। 10-15 सीटों के लिए सर, ये तो आप करिश्मा कर देंगे अगर ऐसा हो गया। अच्छा, दूसरी बात सर, एक बात बताएं राजीव साहब, बताइए। रोज किसान को पानी आपने दिया नहीं जी, खाद में 10 किलो चोरी कर ली, 20% खाद काट ली सर, जो 50 किलो की बोरी से 40 किलो की कर दी। सिंचित भूमि आपने एक एकड़ नहीं बढ़ाई, और किसानों के जो हालात थे वो जब महंगाई 10 सालों में बढ़ी, क्योंकि एक बात बहुत समझदारी से जो मैं आपके साथ जो साझा करना चाहता हूं राजीव साहब, बीते 60-65 सालों में जो कृषि उत्पाद और मिल उत्पाद में है, क्योंकि बात किसानों पे जब आई है, तो किसानों की लागत में जो चीजें आती हैं, चाहे ट्रैक्टर हो, चाहे डीजल हो, चाहे कीटनाशक हो, खाद हो, दवाइयां हो, ये लगभग 300 गुनी महंगी हुई, और किसान की उपज सिर्फ 30 गुने महंगी हुई है साहब। तो किसान जो बदहाल है वो किसी हालत में बीजेपी को वोट नहीं करेगा। ऊपर से जो आवारा जानवर है वो और प्रॉब्लम बने हुए हैं। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वही है। ऐसा जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। और ऐसा नहीं है राजीव साहब कि हमारा कोई करिश्मा है, नहीं, मैं उसकी क्रेडिट खुद नहीं लेता। मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जगह जगह जाके जनता के सरोकार समाज के बीच में चर्चा की है कि ये चीजें हैं, इस रास्ते पे है, हालात खराब होंगे, और जो गरीब था वो गरीब हो रहा, अमीर था वो और अमीर हो रहा है, हालत बहुत खराब होती जा रही है। तो मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने इन मुद्दों को जनता के साथ साझा किया है, और तो भारतीय कटियार जनता साहब, पार्टी बहुत भयभीत है। हम लोगों की बात हुई थी, मेरी खुद की बात हुई काफी लोगों के साथ। जी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेस्टर्न यूपी वाले जो हैं, अवध वाले जो हैं, उनसे भी बात हुई, पूर्वांचल के लोगों से, बुंदेलखंड के लोगों से इतनी बात नहीं हुई। वेरी फ्रैंकली, मैं बहुत फ्रैंकली बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई नौकरियां तो मिल गई, योगी जी ने नौकरियां दिलवा दी हैं, ऐसा उन्होंने कहा। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी कम हुई है, ऐसा बोला उन्होंने। जरा पूरी बात सुन लीजिए मेरी। उनका बेरोजगारी इसलिए कम हुई है कि किसान जो था, जो पहले रात को आराम से जाकर के घर में सो जाया करता था, अब उसको या तो किसी को रखना पड़ रहा है अपने खेत के ऊपर कि जो जानवर ना आ जाए वहां पे, गाय भैंसों का झुंड ना आ जाए वहां पे, गायों का झुंड ना आ जाए, सांडों का झुंड ना आ जाए, उनको नंदी बोलते हैं आजकल, ये वो ना आ जाए, पूरा चरना जाए, या खुद बैठना पड़ता है उसको। इसमें कितना सच है सर, ये जरा बताएं। साहब, राजीव साहब, इसमें तो 100% सच बात है जी। और जो गाय की बात करते हैं ना राजीव साहब, इन्होंने गाय कभी नहीं पाली। लालू प्रसाद यादव जी का एक बयान था, अगर आपको याद होगा, उन्होंने कहा था ये कुत्ता पालक है, गौ पालक तो हम लोग हैं। जी, करेक्ट। ये तो घरों में कुत्ते पाल के रखते हैं। मुलायम सिंह यादव साहब ने भी ऐसा कुछ कहा था पार्लियामेंट में, मुझे अभी तक याद है। मुलायम सिंह यादव साहब ने ये कहा था, लोकसभा में डिबेट चल रही थी, अडवाणी जी की तरफ देखते हुए कहा था कि गाय की पूंछ हमारे घर में लटकी रहती है, आपके घर में नहीं होगी, ये कहा था उन्होंने, मुझे याद है। जी 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 जी। और हम लोग राजीव साहब अपने घरों में जानवर पाल के, जानवर के साथ हमारा किसान की जो अर्थव्यवस्था है उसमें पशुधन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी या नहीं? बिकॉज इट्स अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। प्रदीप जी, ये सुनने वाली बात है, इट्स अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। देयर आर
there are packs and packs of these cows, herds of these cows all over the place, and they just get into fields और खड़ी हुई फसल को खा जाते हैं साहब। और अभी तो कटाई का मौसम आ गया है, मैं तो घबरा रहा हूं कि अभी हालत क्या होगी वहां पे, ये बताएं सर, क्योंकि रबी क्रॉप तो अभी कट रही होगी जहां तक मैं समझ रहा हूं। जी रबी की गेहूं की कटाई चल रही है इस समय। कम से कम उत्तर प्रदेश में लगभग 1000 लोगों से ऊपर की तादाद होगी जिनको सांडों ने खेत पे मार डाला है जी। वो संख्या 1000 से ऊपर होगी प्रदीप साहब, 1000 से ऊपर। और दूसरी बात ये जी 1000 से ऊपर जिनको रोड खेत पे रखवाली करते हुए 3-4 सांड आए, अटैक किया और उनको मार दिया ऑन द स्पॉट। बट अखिलेश जी मोदी जी भी आए थे यूपी में, बोले कि सुरक्षा जो योगी आदित्यनाथ ने दिया जी, योगी जी ने दिया है, तो इस प्रकार योगी जी सब रिकॉर्ड तोड़ देंगे, 2014 का भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे, 2019 का भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे, और अभी रिकॉर्ड इसलिए होगा, कायम होगा सुरक्षा जो योगी जी ने प्रदान किया है। एक तो राष्ट्रीय सुरक्षा है और स्टेट की सुरक्षा है। तो मोदी जी आए थे और मोदी जी ने कहा कि सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ पीपल पैरामाउंट, दैट्स व्हाई ऑल रिकॉर्ड, सब रिकॉर्ड टूटने वाला है इस बार। अखिलेश जी, सुरक्षा की बात, जब सुरक्षा की बात प्रदीप साहब आती है तो पहले तो ये पता चले कि हमें खतरा किससे है। हम उत्तर प्रदेश के लोग हैं, हमें किससे खतरा है भाई? तो खतरा नहीं है, आप बेमतलब में खतरा बताते रहते हो। किससे खतरा है भाई? खतरा जिससे है, मेरे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था खतरा चीन से है, तो आप लड़े, वहां पे नहीं गए। चीन ने हमारी बहुत सारी जमीन कब्जा कर ली। उत्तर प्रदेश के लोगों को किसी से खतरा नहीं है। उत्तर प्रदेश के लोगों को खतरा है बेरोजगारी से, उत्तर प्रदेश को खतरा है महंगाई से, उत्तर प्रदेश को खतरा है छुट्टा जानवर से, और उनको सबको संरक्षण आप दे रहे हो। जो प्रदेश को लूटा जा रहा है, प्रदेश के अंदर जो संसाधनों का पूरी तरह बंदर बांध चल रहा है, उन लोगों से खतरा है। आप हमें भाजपाइयों से बचाएं, बाकी हमें उत्तर प्रदेश को किसी लोगों से खतरा बिल्कुल नहीं। अखिलेश जी, मुख्तार अंसारी वाले एपिसोड और बहुत सारे ऐसे गैंगस्टर्स जो जेल में थे या ऊपर चले गए, ये साबित करता है कि योगी आदित्यनाथ ने सेफ्टी और सिक्योरिटी में कोई कसर छोड़ा नहीं है। और कहा, जो अखिलेश जी को उन्होंने विधानसभा में बोला था कि इन सबको मैं मिट्टी में मिला दूंगा, और जो बोला है वो धीरे धीरे पूरे उत्तर प्रदेश देख रहा है और पूरे देश देख रहा है। अगेंस्ट क्रिमिनल्स के खिलाफ एक जबरदस्त जंग जो योगी आदित्यनाथ ने छेड़ा और एक दिशा भी दिया और उसको इंप्लीमेंट भी किया। प्रदीप साहब, ये जो 2 नाम आपने बताए, ये कईयों साल से जेल में थे सर। तो जेल से क्या आतंक कर रहे थे ये? और आपका जुडिशियल सिस्टम है, अपराध अगर इन्होंने किए थे तो आप सजा देके सजाए, फांसी की सजा, अगर उतने बड़े अपराधी थे तो फांसी की सजा भी हो जाती साहब उनको। तो जो ऑलरेडी कईयों साल से जेल में थे वो कैसे आतंक करेंगे? फिर किस चीज की जेल है आपकी और किस चीज की सरकार है साहब? अगर आपकी सरकार में जेल में बैठे हुए लोग अपराध करें तो ये सवाल किस पे है प्रदीप साहब? आप झूठी बात ना समझाएं, जनता को बेमतलब में वो बातें ना समझाए जिनका कोई सिर पैर नहीं है। और जनता इस झूठे बेबकवास को, बेमतलब की बातों में अब उलझने वाली भी नहीं है प्रदीप साहब। जेल में बैठा हुआ आदमी क्या हिसाब करेगा? लेकिन एक चीज तो है कटियार साहब, पिछली बार आप लोगों की परफॉर्मेंस पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी रही थी। ज्यादातर सीटें जो आपकी आई हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश से आई। मायावती जी की 10 आई, आपकी 5 आई, और एक कांग्रेस की गई, यानी रायबरेली वाली सीट श्रीमती सोनिया गांधी जी की। लेकिन उस वक्त आपका और बहन मायावती जी का गठबंधन था। इस बार गठबंधन नहीं है। तो ये जो अभी चुनाव हुआ है, बहन मायावती जी जो हर जगह पे लड़ रही हैं, तो उससे आपका वोट कटेगा नहीं सर? नहीं, हमें ऐसा नहीं लगता राजीव साहब। हालांकि अगर बहन जी भी भारतीय जनता पार्टी के इस कुशासन के खिलाफ डॉक्टर अंबेडकर के सिद्धांतों के लिए खड़ी होती साथ में, तो बात और अच्छी होती जी। लेकिन मुझे लगता है कि उस चीज से हमारे गठबंधन को नुकसान नहीं होगा राजीव साहब। सर ये लॉजिक कैसे हो गया? पूरा जाटा वोट तो उनके साथ है, अभी भी है,
7.5% के करीब जाटव वोट बनता है, वो अभी भी उनके साथ है। कितना? 12%? पिछली बार 11%। पिछली बार जी, हमें ये लगता है कि इस बार जो सिचुएशन है, जिस तरीके के बहन जी जिस तरीके का चुनाव लड़ रही है, उसमें कोई जो भाजपा के खिलाफ जो वोटर है, वो वोटर सीधे तौर पे इंडिया गठबंधन को वोट करता है। हाँ, अगर वो वोटर जो भाजपा के साथ अनबन वाला था, जो हम लोगों के साथ आने में हिचक करता, तो बहन जी के साथ चला जाएगा। लेकिन इंडिया गठबंधन का वोटर, भाजपा विरोध का वोटर, कहीं एक वोट खराब नहीं होगा। आपका कॉन्फिडेंस बहुत जबरदस्त है साहब। महिला सशक्तिकरण, वहां आप कैसे चैलेंज करोगे? योगी आदित्यनाथ, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब कह रहे हैं लखपति दीदी, 3 करोड़ के आसपास का टारगेट है लखपति दीदी का। नमो ड्रोन दीदी, जो गरीब महिला है उनको खेत में ड्रोन चलाना सिखाना और ड्रोन के माध्यम से फर्टिलाइजर्स ड्रॉप करना, उनको इतना जबरदस्त सशक्तिकरण बोले मोदी जी अपने ही स्कीम में। नमो ड्रोन दीदी। आगे जाए, गिर गाय जो वाराणसी में मोदी साहब 17 लीटर देने वाली जो गाय है, वही महिला के अकाउंट में पैसा जाएगा, वही महिला फिर गोबर बेचेगी। तो महिला सशक्तिकरण, घर घर, गांव गांव, मोदी जी के, योगी जी के पॉलिसीज। तो कैसे आप इसका टकराव, भले आप कह रहे पीडीए इससे टक्कर लेगा, बट पीडीए के सामने 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला, तो तरह तरह के घर में शौचालय, तो कहां पीडीए भी कॉम्बैट हो चुका है। महिला सशक्तिकरण से लेकर हर चीज, गरीब कल्याण। प्रदीप साहब, ये जो आंकड़े हैं, इतने करोड़ शौचालय, इतने करोड़ आवास, ये ऐसे ही आंकड़े कई बार लगते हैं जैसे आंकड़े 15 लाख रुपए आने के थे, काला धन लाने के थे। इन आंकड़ों को उससे अलग नहीं लेना आप, इन्हें बहुत सीरियस लेने की जरूरत नहीं। प्रधानमंत्री इस बात को कई बार बोल चुके, एक बात। और दूसरी बात प्रदीप साहब, जो महिला सशक्तिकरण की बात योगी जी और मोदी जी कर रहे हैं, कहां महिला सशक्तिकरण का मामला है? भाई, महिला को तो पहले सम्मान दिया जाता है, अपने घर में स्थान दिया जाता है, उसकी हिस्सेदारी से हम परिवार बनाते हैं और उस परिवार से समाज बनता है। कहीं दिखता है क्या कि महिला को सम्मान दिया है साहब कहीं पे? तो आप बिलीव नहीं करते ये, आप नहीं मानते महिला सशक्तिकरण के बारे में? ड्रोन बिल्कुल बेमतलब की बात है। इस पे मैं एक बात और ऐड करूंगा नामदार साहब, एक मोदी की और बात आजकल अपने भाषणों में कोट करते, आप जरूर उसको सुनेंगे तो कई बार उसमें हंसी आती है। वो कहते हैं कि इस सूर्य से हम पैनल लगवाएंगे, पैनल से बिजली बनेगी, घर वाले फ्री बिजली चलाएंगे, फिर वही घर वाले उस बिजली को बेचेंगे, उससे कार चार्ज करेंगे। आपको क्या वाहियात बात नहीं लगती? कौन गांव का आदमी ये बात नहीं जानता कि ये बकवास है एकदम? नमो सूर्य घर, मतलब नमो सूर्य घर, नमो सूर्य मतलब कहने का कि इतिहास भी आप बताते हो तो ये सोचते हो क्या कि पूरे देश का आदमी मूर्ख है? उसी से आप अपनी गाड़ी चार्ज कर लेना तो फ्री पेट्रोल हो गया, उसी को बिजली को बेच लेना तो उससे आमदनी हो गई, उसी से घर में सब बिजली चला लेना तो बिजली फ्री हो गई। नामदार साहब, इसमें ये मजाक लगता है। जैसे बादलों के ऊपर रेडार काम नहीं करता है कि नहीं? बालाकोट में बोला था ना, मोदी जी ने ही बोला था। जी 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 बोला था। और गटर गैस की भी बात करी थी कि गटर गैस जो निकलती है मतलब उससे चाय बनाइए। जी जी, उससे चाय बनाइए। अच्छा, ये सब बातें, ये सारी बातें ऐसा नहीं है कि ये नासमझ है, नहीं, ये जनता को नासमझ और मूर्ख समझते हैं। इस बात से साफ नहीं होता रवि साहब। और आप इस तरीके की जनता को मूर्ख समझ के आप कुछ भी बोलते रहेंगे और आप उम्मीद भी करेंगे कि जनता से वोट भी हम ले लेंगे। ये जनता की, भारत के जनता की, भारत के बेरोजगार जनता की, गरीब जनता की इंसल्ट है।
जो भारत के प्रधानमंत्री करते हैं मंच से। और उसके बावजूद अगर जनता ने वोट दे दिया फिर आप क्या कहेंगे सर? मैं सर आंखों पे सलूट करूंगा सर जनता को, और अपने अंदर, अपने संगठन के अंदर हम फिर समीक्षा करेंगे कि साहब हमसे गलती कहां हुई, क्योंकि जनता गलत नहीं हो सकती राजीव साहब, गलत होंगे तो हम ही होंगे। एक मिनट प्रदीप जी, confident है योगी एक आदित्यनाथ। मिनट चल प्रदीप जी एक, तो फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? उन्होंने सूर्य घर की बात करी है, आप सूर्य झोंपड़े की बात करेंगे या आप सूर्य गाड़ियों की बात करेंगे? आप क्या करेंगे, मैं आपसे पूछता हूँ। नहीं राजीव साहब, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जो नॉन रियलिस्टिक हो, बिल्कुल नहीं करेंगे। जीतने के लिए हम सरकार में आना चाहते हैं तो जनता की सेवा के लिए आना चाहते हैं। इस तरीके की बेतुकी बात नहीं करेंगे राजीव साहब, क्योंकि हमारा राजनीतिक जो हमारी समझ है और जो हमारी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है पॉलिटिकल, वो इस तरीके के बयान देने के लिए हमें कभी मन से नहीं अलाउ करती है। प्रदीप जी प्लीज। तो जो 100% योगी जी ने वादा किया और मोदी जी कह रहे हैं कि योगी जी सब रिकॉर्ड तोड़ देंगे 2014 2019, 16 सीट जो बाकी है बचा था 80 पाने के लिए, वो भी पा जाएंगे, बिकॉज दोनों का डबल इंजन का काम है। योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी जी, और जिस प्रकार से विकास भी और विरासत भी दोनों को संभाला। ब्रह्मोस मिसाइल कुछ दिन पहले बोले कि जब मैं आपको संबोधित करता हूं, हमारा ब्रह्मोस मिसाइल यहीं से निकलकर फिलीपाइंस से एक्सपोर्ट हो रहा है, ये मिलिट्री सशक्तिकरण है। और यूपी ब्रह्मोस मिसाइल के लिए मींस इस प्रकार से कि यहां पर बन रहा है उत्तर प्रदेश में। तो क्या ये सब एक अचीवमेंट नहीं है कलियर साहब? आप जिस तरीके से डिफेंस के अंदर आप एफडीआई लेके और चीजों को जिस तरफ मोड़ा है, इस पे खैर ये बड़ा तकनीकी विषय है जिसपे आज बात करने का वक्त नहीं है। एक बात में जो इससे पहले जो चर्चा आ रही तो उससे आगे लेके जाऊं मैं। लोहिया जी ने एक बात कही थी राजीव साहब जी। लोहिया जी जीवन भर अविवाहित रहे, समाज की सेवा करते रहे, और अविवाहित रहने के पीछे उनका एक विशेष जो समझ थी वो ये थी कि अविवाहित आदमी देश की ज्यादा सेवा कर सकता है। ये ख्याल ने उन्हें जिंदगी भर अकेले रखा। लेकिन लास्ट टाइम पे लोहिया जी ने ये कहा कि मैं जिंदगी के आखिरी पड़ाव पे ये मानता हूं कि समाज के दुख, दर्द, समस्याएं एक परिवार का आदमी ही बेहतर जान सकता है, समझ सकता है। तो समाज का नेतृत्व करने के लिए बेहतर हो कि वो शादीशुदा होता, और हम भी अगर एक परिवार बनाते तो शायद ज्यादा समझ पाते। ये लोहिया जी का आखिरी समय का बयान था। और उत्तर प्रदेश में ना कहीं पे कोई डिफेंस कॉरिडोर आया है। आप झांसी के आसपास बुंदेलखंड का जो एरिया है जहां ये डिफेंस कॉरिडोर बनाना चाहते थे, वहां तो कुछ भी नहीं है। अभी 4-6 दिन बाद हम लोग उधर दौरा उरा लेंगे, हम तो घूमते ही रहते हैं। कोरी बात, झूठी बात, बेसिर पैर की बात करना, और इसे राजनीतिक भाषा में कहे कि अच्छी से अच्छी बात करना और बुरे से बुरा काम करना, यही है भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र राजीव साहब। और जहां तक के भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, वो एक चीज के ऊपर बहुत निर्भर है, बहुत डिपेंड करते हैं वो एक चीज के ऊपर। वो कहते हैं कि भारत देश में, पूरे देश में, सिर्फ यूपी नहीं हर जगह पर हम लोगों ने इतने लाभार्थी बनाए हैं, 53 के 54 करोड़ जो है वो जनधन अकाउंट खुले हैं। वहां पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से लोगों को सीधा पैसा उनकी जेब में जाता है, उनके खाते में जाता है। तो लिहाजा भारतीय जनता पार्टी का हारना नामुमकिन है। भले वो मुसलमान हो, भले वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, वो मोदी जी के नाम पे ही वोट देगा। कटियार साहब क्या कहेंगे इसके बारे में? अच्छा राजीव साहब, एक बात मैं अपने देश की जनता को जानता हूं, जो मेरी अपनी समझ है भारतीय जनमानस को भी, ऐसा इन्हें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगता है कि थोड़ा जैसे किसान सम्मान निधि है, 6,000 रुपए अब साल में देते, तो क्या मानते हो कि 6,000 रुपए में आपने किसान को खरीद लिया है? आपने यूरिया चोरी कर ली, आपने ट्यूबवेल की खेती की सिंचाई की कीमत डबल कर दी, ट्रैक्टर के पार्ट पे जीएसटी 28% कर दी, आपने किसान के, मजदूर के खाते में जो पैसा डाला है वो पैसा वहीं से लूटा है।
वो दिखता है कि आपने उनको दिया है। अगर हिसाब जोड़ दे C2 प्लस 50% का जो आपने कमिटमेंट किया था जिससे आप मुकर गए, तो कई 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 लाख करोड़ रुपए किसानों का तुम मार लिए हो। क्या इस देश की जनता को थोड़े बहुत पैसे देके आप ये मान लेते हो कि आपने खरीद लिया है उन्हें? भारत वो देश है साहब जिसने भूखों रह के अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी और युद्ध जंग जीता। इस देश की जनता को कोई खरीद नहीं सकता। जो लोग इस देश की जनता को बिकाऊ कहते हैं, उन लोगों की समझ पे सिर्फ तरस खाया जा सकता है। राजीव साहब, चलते चलते आखिरी सवाल, एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप अभी फर्रुखाबाद में, जी प्लीज। मतलब फर्रुखाबाद तो आज आए होंगे या कल आए होंगे? मतलब वैसे तो आप आज ही आए। आप खालिद कहाँ के हैं सर? किस जगह के हैं वैसे? आपकी रिहाइश कहाँ है वैसे? मैं कानपुर के। क्या बात है साहब, कानपुर में तो एक जमाने में लेदर इंडस्ट्री बहुत बढ़िया जबरदस्त हुआ करती थी। आज की तारीख में तो वहाँ पर वो STP वगैरह लग गए। असल में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे मालूम नहीं मुझे। लास्ट टाइम वी हैड गॉन ओवर देयर, तो गंगा की जो हालत थी वहाँ तो मतलब ऐसी थी कि मैं क्या बताऊँ, मुझे पूछने को मजबूर हो गया था, यार ये पैसे जो खर्च हुए कहाँ खर्च हुए ये तो बता दो। तो एनीवे, बट दैट्स अ वेरी बिग सब्जेक्ट, लेट मी नॉट गेट स्टार्टेड ऑन दैट। नहीं तो माँ गंगा के ऊपर तो मैं यहाँ पर बैठ करके अगले 1 महीने नॉन स्टॉप बात कर सकता हूँ, और प्रदीप जी और मैं, हम दोनों। मैं आपसे एक और चीज पूछ रहा हूँ, यहाँ पर आज जो है, आज की प्राइस बता रहा हूँ, अरहर की दाल होती है ना सर, जिसको तूर दाल कहते हैं हम लोग यहाँ पर, अरहर की दाल, वो सर आज की तारीख में 135 रुपए में मिल रही है यहाँ मुंबई में जी। उधर कितने की उत्तर प्रदेश में? कुछ अंदाजा है सर? क्योंकि हमारी पत्नी खरीदारी करती है तो मुझे माफी चाहता हूँ कि क्योंकि जब 99 रुपए और 100 रुपए की हो गई थी, मुझे अभी तक याद है भारतीय जनता पार्टी ने मतलब तूफान मचा दिया था हर जगह पे, हर छोटे तूफान मचा दिया था जी। अरहर की दाल, इस पे मैं एक जानकारी जी बोलिए सर, बोलिए। इस पे एक बात मैं और साझा करूंगा, एक दलहन और एक तिलहन। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम दलहन और तिलहन में भारत को आत्मनिर्भर करेंगे, लेकिन तिलहन पैदा करने वाले और दलहन पैदा करने वाले किसी किसान को ये कोई बोनस नहीं देते, बल्कि उन मुस्लिम कंट्रियों से ये तेल आयात करते हैं जिनसे सारे दिन नफरत की बात करते हैं जी। तो हम तिलहन और दलहन में तब तक आत्मनिर्भर सर नहीं हो सकते जब तक उनकी MSP के साथ उन्हें बोनस दिया जाए। और हमारे देश का किसान और भारत की मिट्टी इसमें पूरी तरह सक्षम है कि हमें एक दाना भी दाल का ना तिलहन का बाहर से मंगाने की जरूरत नहीं है, अगर सरकार की नीतियां उनके पक्ष में हो जाए। सर यहाँ पर पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं, बुंदेलखंड के लिए एक प्रॉमिस किया गया था 2014 में, उसका क्या हुआ मुझे मालूम नहीं, शायद आपको मालूम होगा कि अफ्रीकन कंट्रीज में हिंदुस्तान के लिए दालें उगाने के बजाय हम लोग बुंदेलखंड का जो इलाका है वो इस्तेमाल करेंगे, वहां पर सारी की सारी दाल की जो पल्सेस की जो नीड्स हैं हिंदुस्तान की, वील बी एबल टू मीट देम फ्रॉम देयर। ऐसा कुछ हुआ सर कि वो उसकी जगह पे अब डिफेंस कॉरिडोर आ गया है? नहीं साहब, ये हर बार एक दाना नहीं बोया गया साहब बुंदेलखंड में। हम तो पूरा बुंदेलखंड घूमते रहते हैं, कुछ नहीं है। ये ड्राइंग रूम में बैठ के बातें करना। देखो राजीव साहब, एक बात मैं 1 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। यहाँ 2 वर्ग है और 2 संस्कृतियां। एक संस्कृति, एक किसान वर्ग है, मजदूर वर्ग है जो मेहनत करता है और मेहनत करके अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करता है, और एक वो वर्ग है जो अगर गाड़ी से निकलना चाहता है तो उसका गेट भी उम्मीद करता है कि उसका ड्राइवर आके खोले। जब लिफ्ट में जाता है तो उसका बटन भी एक लिफ्ट मैन दबाए, वो अपने हाथ से नहीं दबाना चाहता। फाइल भी अपनी लेके चलने के लिए वो एक नौकर मजदूर रखता है। तो यहाँ जो 2 संस्कृतियां हैं, एक वो है जो श्रम में मेहनत करती है और एक वो है जो श्रम से नफरत करती है। बीजेपी श्रम से नफरत करने वाले समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला राजनीतिक दल है, वो कभी मेहनत करने वाले समाज के लिए नीति बना ही नहीं सकता। प्रदीप जी, राइट, थैंक यू सो मच सर। कटियार साहब, इतनी लंबी बात करी आपने हमसे और इतना जबरदस्त विश्लेषण दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत आभार सर। नमस्कार सर, थैंक यू।
well, that's just about it for tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही. आप प्लीज़ ज़रा चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को यार. हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप जरा प्लीज़ इतना तो कर दीजिए, इतनी छोटी सी मेहनत कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को. और प्रदीप जी, we must congratulate D. Gukesh again. Yeah, of course. It's a 17-year-old fantastic kid, achievement. Very great achievement. world chess champion. Yes. Yes. Youngest ever world chess champion at the age of 17. बिल्कुल सही. He's won the candidate championship. And before the championship started, just about everybody said that the Indian contingent is not going to do well. That's what they said. But he's done it. Pragananda, of course, was there. He finished off in the final, but I think he finished off 6th or 7th. But Gukesh is the new world chess champion, which is fantastic. Great news for everybody. चलिए, आज के शो में सिर्फ इतना ही. आप प्लीज़ ज़रा सब्सक्राइब करें चैनल को, सब्सक्रिप्शन का बटन दबाइए और कमेंट्स में जो कुछ आपको लिखना हो ज़रूर लिखिए. वी हैव नॉट बीन एबल टू रीड कमेंट्स, वी ट्राई एंड रीड एज मेनी एज पॉसिबल टुमारो. फिलहाल प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. वंदे मातरम. जय सिया राम, हर हर महादेव. हर हर महादेव.